जय हिंद साथियों। 2024 के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और लगभग अब ये साफ हो चुका है कि मोदी जी, जो उनकी इच्छा थी कि नेहरू जी के रिकॉर्ड को वो उसकी बराबरी करें और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो वो चीज़ अब हमें तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है और लग रहा है कि मोदी जी तीसरी बार शपथ ले ही लेंगे। ये नहीं पता आगे क्या होगा, क्योंकि ना सिर्फ नीतीश और नायडू, वहाँ से चुनौती मिल रही है मोदी जी को कि किस प्रकार वो गवर्न कर पाएँगे, सरकार को चला पाएँगे। उनकी जो माँगे हैं, वो तो हैं ही एक तरफ, लेकिन सरकार बनने के बाद कब तक सरकार रहेगी, ये भी एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और इसी के साथ बात ये भी है कि विद इन बीजेपी क्या हो रहा है, विद इन बीजेपी क्या पक रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने 100% का स्ट्राइक रेट दिखाया है मध्य प्रदेश में, अपने राज्य में जो उनके साथ जिस तरह का सलूक हुआ, अभी 5-6 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें एंटी इनकम्बेंसी की लहर के बीच में उन्होंने क्लीन स्वीप करके दिखाया और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद बहुत ही जूनियर लेवल के एमएलए को सीएम बना दिया गया और उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया उनकी दावेदारी को। तो ये बहुत ही गलत तरीके का एक सलूक उनके साथ हुआ था। नितिन गडकरी के साथ जिस तरह का सलूक हो रहा था, जैसे उनको साइडलाइन लगाया जा रहा था विद इन बीजेपी, और जो एक गुजरात लॉबी का वर्चस्व हमें स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा था बीजेपी में। तो अब एक बात तो तय है कि गुजरात लॉबी का वर्चस्व तो अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पता नहीं, जैसे नायडू हैं, नायडू ने और नीतीश ने, दोनों ने ही ये मांग रखी है कि भाई गृह मंत्रालय हमें चाहिए। तो गृह मंत्रालय अगर नीतीश को नहीं मिला तो नायडू को मिल गया अगर, तो फिर बात आती है कि अमित शाह क्या करेंगे। अमित शाह का क्या डिमोशन होगा अगर उन्हें मंत्री बनना है? तो क्या वो किसी छोटे मंत्रालय पे संतोष करना पड़ेगा, या फिर ये होगा कि नहीं, वो ये कहेंगे कि भाई शेर घास नहीं खाएगा चाहे वो भूखा रह ले, और ये कहते हुए वो कोई मंत्रालय ले ही ना और सीधा अपना संगठन को संभालने की अपनी जिम्मेदारी ले लें, या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने की कोशिश करें। तो ये तो है कि भाई अमित शाह का क्या होगा, लेकिन बात ये है कि सरकार का भी क्या होगा, सरकार भी कब तक है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि कब तक ये नीतीश और नायडू क्या अपनी मांगे मनवाने के बाद, अपनी जो जो इनकी सोच है वो सब करने के बाद, क्या कुछ समय बाद ये अपना पाला भी बदल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये चीज है कि ना सिर्फ नायडू ने मांगा है गृह मंत्रालय, बल्कि गृह मंत्रालय के साथ साथ उन्होंने रक्षा मंत्रालय भी मांगा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रक्षा मंत्रालय मांगने के बाद जो फाइलों को खुलवाया जाए और राफेल डील में अगर कुछ कमियां हैं, हम कह नहीं रहे कि कोई कमी है, लेकिन अगर हैं तो उन कमियों को पता लगाया जाए, और उसके बाद सरकार की जो कमजोरियां हैं, सरकार को अगर घेरने की कोशिश करी जाए या उसके लिए कोई सबूत चाहिए हो, तो उनको जुटाने की एक कवायद हो ये कि अभी सरकार बना लो और बाद में फिर अपने हिसाब से चुन चुन के, जो मोदी काल में जो पिछले बीते 10 साल हैं उसमें जिस तरह का अलग 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 पार्टियों के साथ सलूक हुआ है, तो उसका हिसाब चुकता किया जाए। कहीं इस तरीके की सोच तो नहीं है। नीतीश की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, ये दोनों ही स्पीकर के पद पे भी अड़े हुए हैं। तो यहाँ पे नीतीश और नायडू के बीच में एक हो सकता है अंडरस्टैंडिंग बन जाए, और उसके बाद कोई भी एक पार्टी स्पीकर पद ले ले। स्पीकर पद को लेके इतना क्यों अड़े हुए हैं नीतीश और नायडू? तो इसका मैं आपको जवाब और इसका कारण जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। इसका कारण ये है कि देखिए, बीजेपी की ये नीति रही है कि जितने भी ये जो क्षेत्रीय दल होते हैं ना, इनके साथ ये गठबंधन कर लेते हैं। इनके साथ गठबंधन करके जोड़ तोड़ की ये कोशिश करते हैं। जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा कि शिवसेना, एनसीपी, इन पार्टियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी। साम दाम दंड भेद सारी चीजें, सारे प्रपंच लगाते हैं, पार्टियों को तोड़ते हैं। पार्टी के जो सांसद और विधायक होते हैं उनको अपनी तरफ कर लेते हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग हथकंडे अपना के। तो अब इन सारी चीजों से निपटने के लिए हो सकता है कि स्पीकर पद के ऊपर उनकी नजर हो नीतीश और नायडू की, कि अगर ऐसा कुछ होता है अब की बार कि नीतीश के या नायडू के सांसदों को या विधायकों को अगर तोड़ने की कोशिश की गई, तो फिर जो स्पीकर होगा
यहाँ पे सांसद की बात हो रही है क्योंकि लोकसभा है, तो जो स्पीकर होगा उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है बहुत ज्यादा, कि वो एकदम से उन्हें अयोग्य घोषित कर देगा और जो भी है मतलब पूरी संसद कंट्रोल में रहेगी। जो संसद में होगा तो उसको प्रिसाइड कौन करेगा, उसका कंट्रोल कौन करेगा, उसकी सुपरिटेंडेंस कौन करेगा, उसको डायरेक्ट कौन करेगा, उसको स्पीकर करेगा ये सब। तो फिर स्पीकर का पद अति महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए स्पीकर के पद की मांग उन्होंने करी है कि एक तरह से उन्हें शील्ड मिल जाए, इस तरह की कोई भी कारस्तानी और जो प्रपंच बीजेपी अगर चलने की कोशिश करे तो वो ना कर सके, उनको अपने मंसूबों में वो कामयाब ना हो सके। तो ये हमें समझ आ रहा है। दूसरा ये भी है कि जो वित्त मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय मांगा है जेडीयू ने, क्योंकि नीतीश बाबू तो पहले भी रेल मंत्री रह चुके हैं, तो रेल मंत्रालय पे तो उनका बनता ही है दावा। साथ में वित्त मंत्रालय भी उन्होंने मांगा है, तो उसका कहीं ऐसा तो नहीं कि ईडी और सीबीआई जो पीछे लगाई जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारे जो मामले लगाए जाते हैं, पीएमएलए, ये सब एक्ट लगाए जाते हैं, तो इन सब पे भी नकेल कसी जाए। ये सारी चीजें हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी जो मामला है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि जितनी सारी चीजें हो गई हैं, जो ये सब पिछले 10 साल में हमने देखा जनरली, और स्पेसिफिकली जो पिछले 1-2 साल में हुआ है आज से पहले, उन सब बातों की सारी फाइलें खुल सकती हैं, वो सारी बातें सामने आ सकती हैं, और कहीं इन सबको अपने काबू में लेके उसके बाद सरकार को अपने हाल पे छोड़ के कहीं नीतीश और नायडू समर्थन वापस ना ले लें, कहीं मध्यावधि चुनाव हमें ना देखने पड़ जाएं, तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं। इन सब पे विचार करना होगा। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कहूं या मोदी जी कहूं, अभी तो सिर्फ तो प्रधानमंत्री तो पता चलेगा कि कौन बनेगा, लेकिन मोदी जी के लिए आने वाला समय जो है ये बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ है। इस पे आपकी क्या राय है? अवश्य साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद।